Audio Jungle. चलिए स्टूडेंट्स, थोड़ा सा हम लोग ये फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर एंड ऑब्जेक्टिव्स पर ध्यान देते हैं। आपको बड़ा क्वेश्चन बीके में एक भी नहीं आएगा, सिर्फ ऑब्जेक्टिव में ही आएंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है वो लेजर, जनरल लेजर से आएगा। और इक्वेशन इक्वेशन आपको बताया गया था, अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे बनाते हैं। क्लासिफिकेशन आएगा, मतलब नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, ये सब आएगा। बहुत ही इजी इजी चीजें आएंगी। थोड़े हम फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। व्हाट इज बुक कीपिंग? व्हाट इज बुक कीपिंग? तो आप लोगों को पता है बुक कीपिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस ऑफ recording business transactions in a separate set of सर आवाज books। कट रहा है। ठीक है बेटा, मैंने आपको बताया बुक कीपिंग इज व्हाट? बुक कीपिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। मतलब बुक कीपिंग को आर्ट भी कहते हैं और साइंस भी कहते हैं। मतलब एक कला है, एक दिमाग है। किस चीज के लिए? ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शंस। बिजनेस के जितने भी ट्रांजेक्शन है उन्हें रिकॉर्ड करने के लिए ये एक कला है, एक निपुणता है, एक योग्यता है, क्षमता है। मतलब बुक कीपिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शंस इन अ सेपरेट सेट ऑफ बुक्स। मतलब एक अलग बुक्स में रिकॉर्ड किया। तो आपको अगर इसका डेफिनेशन देखना है तो ये फर्स्ट पेज पर आपको मिल जाएगा। फर्स्ट पेज पर आप देखेंगे तो बुक कीपिंग का डेफिनेशन आपको दिया रहेगा। बुक कीपिंग का डेफिनेशन आपको याद ही रहना चाहिए, क्योंकि हर एक एग्जाम के फर्स्ट में फर्स्ट एग्जाम में सबसे पहले बुक कीपिंग का ही डेफिनेशन ये लोग पूछेंगे। ठीक है, तो देखिए कितना छोटा सा लिखा है इन लोगों ने, इसे आप याद रख सकते हैं। बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग्स इन अ सेट ऑफ बुक्स। जे आर बॉटली का। आपको बड़े बड़े डेफिनेशन याद नहीं करना है, छोटा डेफिनेशन याद रखिए, वो बहुत है। ठीक है, तो आपका ये फर्स्ट आंसर हो गया। फर्स्ट आंसर आपका ये हो गया, करेक्ट है। तो इसे मैं क्या करता हूँ, आपको एक अलग जगह पर लिख कर दिखाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मींट बाय गुड्स? गुड्स का क्या मतलब है? तो गुड्स मतलब जो सामान हम खरीदते हैं बेचने के लिए, या फिर बनाते हैं बेचने के लिए। आप या तो खरीदोगे कोई चीज बेचने के लिए, या फिर बनाओगे बेचने के लिए। मतलब उद्देश्य होना चाहिए बेचने के लिए ही किया गया है, बनाया गया है या तो खरीदा गया था बेचने के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं? गुड्स। ठीक है, परचेस और माल। मैन्युफैक्चरिंग। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर कहा जाएगा गुड्स मतलब सामान होता है जो हम बनाते हैं या परचेज करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ सेल। तो गुड्स इज एनी टाइप ऑफ कमोडिटी or an article. Goods is a commodity or an article which is produced or purchased for sale, which is produced or purchased for sale by the businessman या by the dealer is called goods। तो डीलर ने कोई भी सामान बनाया है या फिर खरीदा है, बनाया है या फिर खरीदा है क्या करने के लिए? बेचने के लिए, तो उसे हम लोग कहते हैं गुड्स। कोई भी सामान। आर्टिकल मतलब क्या होता है? कुछ लोग कविता लिखते हैं, उपन्यास लिखते हैं, मैगजीन्स लिखते हैं, तो वो भी क्यों लिखा उन लोगों ने? कोई भी क्यों लिखता है? बेचने के लिए।
तो बेचना उद्देश्य मेन है, ठीक है, बेचना उद्देश्य है। अगर बेचने के लिए आपने बनाया है या खरीदा है तो उसे हम क्या कहेंगे, गुड्स कहेंगे, ठीक है। चलिए गुड्स का भी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। गुड्स का डेफिनेशन मैं दिखाता हूं। ये देखिए गुड्स का डेफिनेशन यहाँ पर लिखा हुआ है। गुड्स का डेफिनेशन इन लोगों ने डिटेल में लिख दिया है, आप एक बार पढ़कर देखिए। द टर्म गुड्स रिफर्स टू मर्केंटाइज। मर्केंटाइज मतलब व्यापार वाली चीज, मर्केंटाइज, कमोडिटीज, आर्टिकल्स। तो कोई भी वस्तु हो, कोई भी लेख हो और थिंग या फिर कोई सामान हो, इन विच द ट्रेडर ट्रेड्स, जिसमें व्यापारी क्या है, जिसके मदद से व्यापार कर रहा है, व्यापारी जिसके मदद से व्यापार कर रहा है, जिसको बेच खरीद कर व्यापार कर रहा है, वो मर्केंडाइज हो सकता है, कमोडिटी हो सकती है, आर्टिकल हो सकता है, थिंग हो सकता है, उसे हम क्या कहेंगे, गुड्स कहेंगे। दीज आर परचेज्ड और मैन्युफैक्चर्ड, बताया ना आपको, ये या तो परचेज किया गया है या फिर मैन्युफैक्चर्ड मतलब प्रोड्यूस किया गया है, फॉर द पर्पज ऑफ सेल, एक ही उद्देश्य था, बेचने के लिए, ठीक है। और बेचकर क्या करेंगे, टू अर्न प्रॉफिट। तो आपको याद इतना ही करना है, इन लोगों ने एग्जाम्पल देकर डिटेल में सिखाया है, समझाया है। मेडिसिन आर गुड्स फॉर अ केमिस्ट, तो जो केमिस्ट हैं, जो मेडिकल है, उसके लिए गुड्स क्या है, मेडिसिन है। वेजिटेबल्स आर गुड्स फॉर द वेजिटेबल वेंडर, भाजी बेचने वाले के लिए भाजी भी क्या है, गुड्स है। पार्ट्स लाइक टायर्स, इंजन, गियरबॉक्स, केबल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय अ व्हीकल मैन्युफैक्चरर, ऑटो, हीरो मोटर्स। तो जो भी पार्ट्स हैं, टायर है, इंजन है, हीरो मोटर्स है, तो जो व्हीकल बनाने वाली कंपनी है उसके लिए यही सामान है। तो जो भी सामान बनाया गया या खरीदा गया बेचने के लिए, वही उसके लिए क्या हो जाता है, गुड्स हो जाता है। तो मेडिकल वाले के लिए दवाइयां क्या है, गुड्स है। भाजी वाले के लिए भाजी क्या है, गुड्स है। मोटर वाली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, फैक्ट्री के लिए जो टायर है, इंजन है, ऑटो बाइक है, वो सब क्या है, गुड्स है, ठीक है। तो ये गुड्स का हमने डेफिनेशन देखा। तो इस तरह से हमारे पास पहले का आंसर हो गया और दूसरे का आंसर हो गया। दूसरा इतना डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पूछा गया तो सिर्फ ऊपर का 3 लाइन लिखेंगे, 3 लाइन इनफ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पूछा इन लोगों ने कैपिटल। कैपिटल क्या होता है, तो कैपिटल आपको समझाया जा चुका है। घर से जो पैसा हम लगाते हैं बिजनेस के प्रोग्रेस के लिए, टाइम टाइम पर घर से पैसा लाकर बिजनेस में लगाया जाए, उसी को हम कैपिटल कहते हैं। टाइम टाइम पर बिजनेस की भलाई के लिए घर से पैसा जो लेकर आएगा प्रोप्राइटर, मालिक, और बिजनेस में लगा देगा, उसे हम कैपिटल कहेंगे, करेक्ट। तो क्या कहा जाएगा, एनीथिंग, एनी कमोडिटी invested by proprietor in the business is called capital। बिजनेसमैन के द्वारा कोई भी चीज जो है इन्वेस्ट किया गया बिजनेस में, तो उसे हम कैपिटल कहेंगे। और कैपिटल के लिए फॉर्मूला भी पता है आपको, एसेट्स माइनस लायबिलिटी, एसेट्स माइनस लायबिलिटी, एसेट्स माइनस लायबिलिटी। मान लीजिए आपके बिजनेस में 50 लाख का सामान है, 50 लाख का एसेट्स है, जिसमें आप बोलोगे अरे यार 50 लाख का तो मेरे पास सामान है, संपत्ति है, लेकिन उसमें 30,000, 30,000 तो मैंने कर्जे पर लिया हुआ है। तो 30,000 कर्जे पर लिया हुआ है तो माइनस कर दो, 50 लाख में से 30 लाख माइनस कर दो,
तो आपको बचेगा 20 लाख। तो ये 20 लाख मतलब आपने कर्जा नहीं लिया है, तो कहाँ से लाया है? घर से लाया है। ठीक है, तो 50 लाख क्या था? एसेट्स था। एसेट्स में से अगर आप लायबिलिटी माइनस कर दो 30 लाख, तो बचा जो है वो क्या है? कैपिटल है, घर से आपने पैसा लगाया है। तो इसका कैपिटल का फॉर्मूला हो जाता है, कैपिटल का फॉर्मूला हो जाता है एसेट्स माइनस लायबिलिटी। ठीक है, चलिए बुक के वर्डिंग में हम देखते हैं किस तरह से इन लोगों ने लिखा है। बुक के वर्डिंग में देखिए यहाँ पर कैपिटल के बारे में लिखा हुआ है। कैपिटल के बारे में जो लिखा हुआ है उसे भी हम साइड में ले लेते हैं। देखिए क्या लिखा गया है? कैपिटल द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड। टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड मतलब पूंजी लगाई गई है, इन्वेस्ट की गई है, पैसे डाले गए हैं, पैसे लगाए गए हैं। कहां से कहां? इनटू बिजनेस, बिजनेस में। किसके द्वारा? बाय द ओनर। ओनर मतलब प्रोप्राइटर, बिजनेसमैन। तो जो भी पैसे बिजनेसमैन द्वारा बिजनेस में लगाए गए हैं, इन्वेस्ट किए गए, पूंजी लगाई गई है, उसे क्या कहा जाएगा? कैपिटल। तो ये आपका मेन लाइन है। ठीक है, ये पहली लाइन लिखने के बाद अगर आप डायरेक्ट लिख देते हो फॉर्मूला तो भी चलेगा। फॉर्मूला क्या कहता है? कैपिटल अगर पता लगाना है कितना है तो उसके लिए फॉर्मूला है एसेट्स माइनस लायबिलिटी। एसेट्स माइनस लायबिलिटी मैंने आपको बताया। मान लीजिए आपके बिजनेस में 50 लाख का एसेट्स है, लेकिन आप क्या कहते हैं? 50 लाख दिख रहा है खाली, उसमें से 30 लाख तो कर्जे पर है। 30 लाख का मैंने कर्जा लिया है, तो 50 लाख में से 30 लाख तो कर्जे से आया है, तो बाकी जो बचा है वो 20 लाख कहाँ से आया? घर से आया, मतलब कैपिटल है वो। तो 20 लाख क्या है? आपका कैपिटल है। तो कैपिटल निकालने के लिए कभी भी एसेट्स माइनस लायबिलिटी करना होगा। कैपिटल का फॉर्मूला होगा एसेट्स माइनस लायबिलिटी। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्या लिखा है? कैपिटल इज लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस एंड द, ये बहुत डिटेल में लिखा हुआ है, इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये डिटेल में लिखा हुआ है और ये लाइन भी लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसमें क्या लिखा है लास्ट वाली लाइन में? लास्ट वाली लाइन का मतलब है कि कैपिटल जो है वो बिजनेसमैन का पैसा होता है, इसलिए वो बिजनेस के सर पे कर्ज माना जाता है, घर का कर्ज माना जाता है। कुछ कर्जे बाहर से लिए होते हैं और जो घर से आपने लिया है कैपिटल, वो घर का कर्ज मानता है बिजनेस और बाद में कमाकर लौटाता है। तो वही लिखा है कैपिटल इज लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के लिए कैपिटल क्या है? लायबिलिटी है, कर्जा है। एज दिस अमाउंट इज पेएबल बाय बिजनेस इंटरप्राइज, जैसा कि बाद में बिजनेस ये क्या है? कमा के लौटाएगा। पेएबल मतलब लौटाएगा, पे करेगा। किसको? टू द ओनर एट द टाइम ऑफ क्लोजर ऑफ द बिजनेस। बिजनेस हर साल बंद होता है या बिल्कुल बंद हो रहा है, तो ये बिजनेस को बाद में लौटाना पड़ेगा बिजनेसमैन को। बिजनेसमैन को लौटाना पड़ेगा कमा कमा कर। ठीक है, तो याद रखिए कैपिटल जो है बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, बिजनेस के सर पे कर्ज है। किसका? बिजनेसमैन का। ठीक है, बिजनेसमैन का। ठीक है, ओनर का, मालिक का। मालिक का जो घर से पैसा लगा है वो बिजनेस कर्जा समझता है और बाद में फ्यूचर में लौटा कर देने के लिए बाध्य होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्राइंग। ड्राइंग तो कैपिटल का उल्टा होता है, आपको पता है। ड्राइंग कैपिटल का उल्टा होता है। ठीक है, तो ड्राइंग के लिए हम क्या कहेंगे? सेम टू सेम कैपिटल का ही उल्टा लाइन बना लीजिए, तो वो ड्राइंग में आप डाल सकते हैं। तो द अमाउंट ऑफ कैश और वैल्यू आप बिजनेस से निकाल कर घर पर ले जाते हैं। कैश और वैल्यू मतलब कभी कभी रोकड़ा बिजनेस से निकाल के घर पर ले जाते हो और कभी कभी कोई सामान ही उठा ले जाते हो घर पर, बिजनेस से सामान उठा कर ले जाते हो। तो टाइम टाइम पर आपने बिजनेस से जो भी कैश या जो भी सामान उठा लिया है और घर पर लेकर चले गए हो, ओनर घर पर लेकर चला गया है, उसे ड्राइंग कहा जाएगा। तो वापस से सुन लीजिए,
कैश और वैल्यू, गुड्स हो, गुड्स गुड्स हो या कोई भी एसेट्स हो, अगर आप निकाल कर कहाँ लेके गए हो, ओनर के पर्सनल यूज के लिए, ओनर के पर्सनल यूज के लिए, तो उसे हम ड्राइंग कहेंगे। तो एनी कैश और एनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड एसेट्स, कोई भी रोकड़ा हो या किसी भी प्रकार का गुड्स या एसेट्स आप उठा लेकर गए हैं, कहाँ पर, विड्रॉन बाय ओनर, मालिक ने निकाल लिया है, किस लिए, फॉर पर्सनल यूज, घरेलू काम के लिए, तो उसे हम ड्राइंग कहेंगे। देखिए इसमें फोर्थ क्वेश्चन का जो है, इन लोगों ने लिखा है ड्राइंग क्या होता है, द अमाउंट ऑफ कैश या फिर वैल्यू ऑफ गुड्स एंड एसेट्स। तो आप टाइम टाइम पर क्या निकाल ले जाते हो घर पर, कैश लेके चले जाते हो घर पे, कोई भी गुड्स लेकर चले जाते हो, कोई भी संपत्ति उठाकर घर पर लेके चले जाते हो, तो कोई भी चीज हो, कैश हो, गुड्स हो, एसेट्स हो, आपने निकाल लिया है, विड्रॉ, विड्रॉन मतलब निकाल लिया है, कहां से, फ्रॉम द बिजनेस, बिजनेस से, किसने निकाला, बाय द ओनर, ओनर ने निकाला, क्यों निकाला, पर्सनल काम के लिए, पर्सनल यूज के लिए, तो उसे क्या कहेंगे हम, ड्राइंग। ठीक है, तो कोई भी कैश का अमाउंट हो, कोई भी गुड्स हो या कोई भी एसेट्स हो, जो बिजनेसमैन ने निकाल लिया है, ओनर ने निकाल लिया है, कहां से, बिजनेस से, क्यों निकाल लिया है, फॉर पर्सनल यूज, इज कॉल्ड ड्राइंग। ठीक है, तो ये तो आपको वर्ड टू वर्ड याद रखना पड़ेगा, एग्जाम में लिखने आना चाहिए। द अमाउंट ऑफ कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स, assets, etc. withdrawn from the business, withdrawn from the business by the owner for personal use, called as drawing। ठीक है, तो नीचे एग्जाम्पल भी दिया है, अ प्रोप्राइटर पेज कॉलेज फीस ऑफ हिज सन, अपने बेटे का कॉलेज फीस आप भरोगे, तो ये तो घरेलू काम हो गया, बेटे का कॉलेज फीस आप भर रहे हो बिजनेस से पैसा निकाल कर, तो ये घरेलू काम हो गया, तो इसे ड्राइंग कहेंगे। या फिर पेज फॉर हिज मेडिकल एक्सपेंसेस, या फिर आप अपने दवाई के लिए पैसे निकाल कर बिजनेस से पेमेंट कर रहे हो, तो वो भी ड्राइंग होगा। मोबाइल बिल भर रहे हो, मतलब घर का या अपना खुद का मोबाइल बिल रिचार्ज करा रहे हो, तो वो भी पर्सनल काम है, उसे हम ड्राइंग के अंतर्गत लेंगे। तो ड्राइंग आप समझ गए कि ड्राइंग पर्सनल यूज के लिए बिजनेस मैन द्वारा, ओनर द्वारा बिजनेस से टाइम टाइम पर निकाला गया कैश या फिर गुड्स एंड एसेट्स का वैल्यू होता है। ठीक है, तो ये आपने ड्राइंग देखा। आगे चलिए, आगे हमारे पास क्वेश्चन में पूछा गया है गुडविल। गुडविल देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही लंबे समय तक ये लोग गुडविल के ऊपर डिस्कस करते रहते हैं। तो गुडविल जो होता है हमारे लिए एसेट्स होता है, गुडविल को हम क्या कहते हैं, एसेट्स कहते हैं। गुडविल हमारे लिए एक एसेट्स है, इसे ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट एसेट्स है। अभी देखिए एसेट्स मतलब संपत्ति होता है, तो आपके पास संपत्ति में मान लीजिए एसी है, मान लीजिए फ्रिज है, मान लीजिए कार है, मान लीजिए बिल्डिंग है, तो ये सब एसेट्स को आप छू सकते हो, तो ये टेंजिबल एसेट्स होता है। लेकिन गुडविल जो है, गुडविल को हम टच नहीं कर सकते, गुडविल को हम छू नहीं सकते। तो गुडविल को अगर आप टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, तो वो एसेट्स तो है, लेकिन उसे क्या कहेंगे हम, इनटेंजिबल एसेट्स कहेंगे। ठीक है, गुडविल जो है वो इनटेंजिबल एसेट्स के अंतर्गत आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट है, ये लंबे समय तक आपको पूछा जाएगा, 11th में, 12th में, आगे भी स्टैंडर्ड्स में इस पर डिस्कस होता है। तो ये आप याद रखेंगे, गुडविल इज एन इनटेंजिबल एसेट्स। आपको मैं बुक में वर्डिंग दिखाता हूं, जरा आप उसे रीड करके याद कीजिए। गुडविल may be described as the aggregate of those intangible attributes of the business
विच कंट्रीब्यूट टू द सुपीरियर, ये जो है capacity over a normal returns on investment, it may arise from such attributes as favorable location, the ability and skill of its employees, management, quality of its products and services, customer satisfaction, etc. Goodwill is the reputation of business expressed in the term of money. Goodwill is an intangible assets. तो देखिए आपको गुडविल का लिखने आया ना तो सिर्फ ये 2 लाइन लिखेंगे आप। आपको गुडविल के बारे में लिखने आया तो सिर्फ ये 2 लाइन आप लिखेंगे। क्या लिखना है? गुडविल इज द रेपुटेशन, रेपुटेशन मतलब इज्जत, मतलब रेपुटेशन मतलब जो रुतबा, किसी भी कंपनी का जो रुतबा है। गुडविल इज रेपुटेशन मतलब हैसियत, रुतबा, मार्केट में आपकी कितनी चलती है, ठीक है वो। तो गुडविल इज रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस, मतलब बिजनेस मार्केट में कितना चल रहा है, कितना नाम है बिजनेस का, उसी को अगर आप मनी में कन्वर्ट करोगे तो उसे हम क्या बोलते हैं? गुडविल। जैसे देखिए स्टूडेंट्स, आप सामान खरीदने जाते हो, आप चप्पल खरीदने जाते हो, अगर पैरागॉन है, पैरागॉन, तो पैरागॉन है, बाटा, बाटा का जूता चप्पल जो है, ये लोग नाम से बिकते हैं। पैरागॉन, बाटा, ये लोग नाम से बिकते हैं, इनका मार्केट में रेपुटेशन है। तो रेपुटेशन की वजह से इनको एक्स्ट्रा प्राइस मिल जाता है, ग्राहक के विश्वास की वजह से इनको एक्स्ट्रा पैसा मिल जाता है। तो ऊपर वही लिखा हुआ है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन की वजह से या फिर एबिलिटी की वजह से। तो बाटा में क्वालिटी अच्छी होती है, इस बात को दिमाग में रखकर ग्राहक सेटिस्फाइड रहते हैं, इस बात को दिमाग में रखकर बाटा हमेशा क्या करता है? एक्स्ट्रा पैसे कमा लेता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? उसके इस कैपेसिटी को, उसके इस इज्जत को हम गुडविल कहते हैं। अभी मान लीजिए आपके घर पे आपका दोस्त आया, दोस्त आया और बोलता है कि मैं तेरे घर पर आया इसलिए मुझे 200 रुपए दे। तो आप नहीं दोगे, आप बोलोगे कि तेरी क्या औकात, तेरी क्या हैसियत, मेरे घर पे आ गया तो 200 तुझे दे दूं। अगर मान लीजिए सलमान खान बोले कि मैं आपके घर पे आता हूं, मुझे 2000 दीजिए, तो आप उनको 2000 आराम से देने के लिए तैयार हो जाओगे। क्यों? क्योंकि उनका मार्केट में नाम है, पहचान है, ब्रांड है। तो अपने नाम पहचान की वजह से जो लोग एक्स्ट्रा पैसा कमा लेते हैं, जो मजबूती प्राप्त कर लेते हैं, जो स्ट्रेंथ होता है, उसे हम गुडविल कहते हैं। बराबर है? तो गुडविल इज द रेपुटेशन ऑफ बिजनेस। गुडविल किसी भी व्यापार का क्या है? ओहदा है, हैसियत है, ठीक है। और उस ओहदे हैसियत को ये लोग कौन से फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं? मनी फॉर्म में। बरोबर है? तो मनी फॉर्म में कैलकुलेट करके उसे रखते हैं, ठीक है। तो आप जानते हैं कि शादी ब्याह में दूल्हा जितना क्वालिटी वाला है, जितनी उसकी रेपुटेशन है, जितना उसका गुडविल है, उतना उसे मनी में कैलकुलेट करके दहेज मांगते हैं लोग, दहेज मांगते हैं। तो दूल्हे के वैल्यू को किस में कन्वर्ट किया गया? मनी में, जिसे क्या कहा जाएगा? दहेज। ऐसे ही बिजनेस के रेपुटेशन को मनी में कन्वर्ट करते हैं और उसे क्या कहते हैं? गुडविल। तो बिजनेस के हैसियत, रुतबे, ओहदे को अगर आप मनी में कैलकुलेट करो और लिख लो तो उस अमाउंट को हम क्या कहेंगे? गुडविल कहेंगे। गुडविल हम किसी को दिखा नहीं सकते। अगर मेरे पास बाइक है तो मैं बाइक दिखा सकता हूं, देखो मेरे पास बाइक है। कंप्यूटर है तो मैं दिखा सकता हूं, देखो मेरे पास कंप्यूटर है। एसी है तो मैं दिखा सकता हूं, देखो मेरे पास एसी है। लेकिन अगर कोई कहता है कि गुडविल दिखाओ, कहाँ रखते हो बिजनेस में, गुडविल कहाँ है? सलमान खान को आप कहोगे कि दिखाइए गुडविल कहाँ रखते हो, आप किस जगह पे रखे हो गुडविल, तो गुडविल दिखाने वाली चीज नहीं है। गुडविल टच भी नहीं कर सकते। गुडविल को सिर्फ हम समझ सकते हैं, एहसास कर सकते हैं, ठीक है। तो सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, एहसास कर सकते हैं, इसलिए इसे टेंजिबल नहीं, जिसे टच किया जा सके उसे टेंजिबल कहते हैं।
और जिसको नहीं टच किया जा सके उसे इनटेंजिबल कहते हैं। तो गुडविल क्या है हमारे लिए? इनटेंजिबल एसेट्स है। बरोबर है। अभी देखिए, आप मम्मी पापा को प्यार करते हो, आप अपने मम्मी पापा से प्यार करते हो, कोई कहे कि दिखाइए कितना प्यार करते हैं, तो आप दिखा नहीं सकते। जो आप प्यार है मम्मी पापा के लिए, जो प्यार है आपके दिल में, आपके दिमाग में, वो दिखा नहीं सकते कि देखिए मेरे दिल में इतना प्यार है, मम्मी पापा के लिए इतना मेरे दिमाग में प्यार है। तो प्यार को जिस तरह से दिखाया नहीं जा सकता, प्यार को टच नहीं किया जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है, समझा जा सकता है, ऐसे ही गुडविल को भी हम टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, सिर्फ उसको हम समझ सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। ठीक है। तो इसलिए गुडविल को क्या कहा गया है? स्पेशल वर्ड टेंजिबल, इनटेंजिबल, सॉरी इनटेंजिबल, मतलब जिसे हम छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, इनटेंजिबल। ठीक है। तो ये क्या हमारे लिए? इनटेंजिबल एसेट्स है। ठीक है, इनटेंजिबल एसेट्स है। करेक्ट। तो इस तरह से आपने देखा कि सिर्फ जो बॉक्स किया है मैंने, बड़ा बॉक्स जो किया है, सिर्फ उतना ही आपको गुडविल के लिए याद रखना है। गुडविल के लिए सिर्फ उतना ही याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर इन लोगों ने पूछा है वर्ड बताइए, फ्रेज, वर्ड, इनके क्या कहते हैं, किसके बारे में बात चल रही है, वो वर्ड बताना है। तो बताइए, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस, क्या होगा इसका आंसर बताइए? बुक कीपिंग। वेरी गुड, बुक कीपिंग। बिजनेस ट्रांजेक्शन जो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, मतलब किसी भी ट्रांजेक्शन को लिख कर रख लेते हैं कि बाद में भूल जाए तो रीचेक कर सके, समझ सकें कि क्या हुआ था, तो उसे बुक कीपिंग कहा जाता है। अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस बाय प्रोप्राइटर, कैपिटल। कैपिटल, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड, कैपिटल। कैपिटल ध्यान में रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। अ पर्सन टू हुम अमाउंट इज पेबल, एक ऐसा इंसान जिसको मैं अमाउंट पे करूंगा, हम लोग जिसको अमाउंट पे कर। वेरी गुड, शाबाश, क्रेडिटर। क्रेडिटर। हाँ, जिसको हम पे करने वाले हैं वो क्रेडिटर होता है, और जो हमें पे करेगा उसे क्या कहेंगे? डेप्टर। डेटर्स, डेटर्स कहा जाएगा उसे, डेटर्स कहेंगे। ठीक है। बताइए, एक्सचेंज बिटवीन टू पर्संस, ट्रांजैक्शन। ट्रांजेक्शन, इसको हम ट्रांजेक्शन कहेंगे। और भी कुछ सिमिलर वर्ड है, लेकिन सिमिलर वर्ड नहीं यूज करना है, बीके में ट्रांजेक्शन ही मेन शब्द है, ट्रांजेक्शन वर्ड ही कहेंगे। ठीक है। ट्रांजेक्शन, दो लोगों में अगर अदला बदली हो रही है सामानों की, तो उसे हम ट्रांजेक्शन कहेंगे। एक्सेस ऑफ इनकम ओवर इनकम, अगर आप एक मिनट सुनिए, एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस, मतलब एक्सपेंसेस में एक्स्ट्रा है, एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस मतलब खर्चा ज्यादा हो गया, ओवर इनकम, कमाई से ज्यादा खर्चा हो गया, कमाई से ज्यादा खर्चा हो गया, तो उसे हम क्या कहते हैं? लॉस। उसे हम क्या कहते हैं? लॉस। ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं बेटा। अ पर्सन हुज एसेट्स आर sufficient enough to meet business obligations, जानते हैं इसका क्या आंसर है? सॉलिड। मतलब आप लोग देख देख कर आंसर दे रहे हो, इतने हार्ड क्वेश्चंस के आंसर बिना बताए कोई नहीं दे सकता। तो देखिए, अ पर्सन हुज एसेट्स आर सफिशिएंट इनफ टू मीट बिजनेस ऑब्लिगेशंस, तो इंसान जब बिजनेस करता है तो लोग दो प्रकार से बिजनेस करते हैं, फटाफट फटाफट फटाफट। जैसे आपको पता होगा बेटा, अभी इस समय अंबानी खानदान में एक अनिल अंबानी है और एक मुकेश अंबानी है। धीरू भाई अंबानी चले गए, उनके पुत्र अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी,
आप जो बताइए, अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी में किसका बिजनेस अच्छा चल रहा है? मुकेश अंबानी का। मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी का बिजनेस मुकेश बहुत ही प्रोग्रेस कर रहा है, बूम कर रहा है। तो जब ये बूम कर रहा है तो इन्हें क्या कहेंगे कि इनकी जो है रुपए पैसे की जो पोजीशन है, जो स्टेटस है, वो बहुत मजबूत है। किसी का भी पेमेंट करना है, किसी को भी अगर पैसे देने हैं तो ये दे सकते हैं। लेकिन अनिल अंबानी का न्यूज आपने सुना होगा कि इन्होंने इतना ज्यादा कर्जा ले लिया है, इतना सारा इधर उधर फैलाव कर दिया है कि लोग सामने से आकर अपना पैसा अगर रिटर्न मांगे, तो अनिल अंबानी नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो ऐसा इंसान जो अपना कर्जा नहीं उतार सकता, बहुत ही पोजीशन उसकी डगमगा चुकी है, बेस उसका कमजोर हो गया है, तो उसे इनसॉल्वेंट कहते हैं। लेकिन जो पैसे दे सकता है, पावर में है, कोई भी अपना कर्जा वो उतार सकता है, तो उसे सॉल्वेंट कहेंगे, सॉल्वेंट। ठीक है, तो इनसॉल्वेंट और सॉल्वेंट मैंने आपको समझाया। एक बार फिर से जरा ध्यान देते हैं हम सॉल्वेंट और इंसॉल्वेंट के ऊपर। देखिए बेटा, आप यहां पर देख रहे हैं एक इंसान क्या है, उसका एसेट्स जो है बहुत ज्यादा है, लायबिलिटी क्या है उसकी कम है। सर ये आपका आवाज सारे लो आ रहा है। ये सारे ऑब्लिगेंस, सारे खर्चे चुका सकता है, इसका बिजनेस पावर में चल रहा है, तो इसे हम सॉल्वेंट कहेंगे। मतलब ये अपने सारी समस्याओं को क्या कर सकता है, सॉल्व। स्पेलिंग क्या लिखा मैंने, देखिए, सॉल्व। सॉल्व मतलब सॉल्व कर लेना, समस्याओं को खत्म कर लेना। ये सॉल्व कर सकता है, इसलिए इसे सॉल्वेंट कहेंगे। ऐसा इंसान जो अपनी समस्याओं को सॉल्व कर सके उसे सॉल्वेंट कहा जाएगा। और कोई ऐसा इंसान है जिसका कर्जा क्या है, बहुत ज्यादा हो गया, कर्जा ही उसके सर पर बहुत ज्यादा हो गया, मतलब लाइबिलिटी उसकी क्या है, ज्यादा है। ठीक है, और एसेट्स क्या हो गए, उसके कम हो गए। ठीक है, एसेट्स कम है उसके पास, लाइबिलिटी बहुत ज्यादा हो गई है। ठीक है, तो ये अपने समस्याओं को सॉल्व नहीं कर पाएगा। नहीं को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इनसॉल्वेंट। इन लगाया जाएगा, नहीं मतलब क्या, इन। ठीक है, तो इनसॉल्वेंट। ठीक है, तो इस तरह से आपको बता दिया गया, जो अपनी समस्याओं को सॉल्व नहीं कर पाएगा वो इंसॉल्वेंट है, जो अपनी समस्याओं को सॉल्व कर पाएगा वो सॉल्वेंट है। तो अभी वर्डिंग जरा पढ़कर दिमाग में रखेंगे स्टूडेंट्स। अ पर्सन हुज एसेट्स आर सफिशिएंट, एक ऐसा इंसान जिसका एसेट्स बहुत ज्यादा है, सफिशिएंट मतलब पर्याप्त है, ज्यादा है, इनफ टू मीट बिजनेस ऑब्लिगेशंस, बिजनेस के टेंशंस को खत्म करने के लिए, बिजनेस के टेंशंस को पेमेंट करने के लिए उसके पास एसेट्स बहुत ज्यादा है, तो ऐसे इंसान को हम सॉल्वेंट कहेंगे, सॉल्वेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे। Bookkeeping is providing all required financial information of the business to the businessman. Bookkeeping is providing all required financial information to the business. बताइए इसका इसका आंसर क्या होगा, क्या बोल रहे हैं? सर आंसर तो बुक कीपिंग है, जो आंसर क्वेश्चन में ही आंसर है। हाँ, वही स्टेटमेंट बराबर नहीं बनाया इन लोगों ने लगता है। बुक कीपिंग इज प्रोवाइडिंग ऑल रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशंस या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द बिजनेस। तो ये स्टूडेंट्स इन लोगों ने सेंटेंस बराबर नहीं बनाया है। चलिए इसका हम लोग, ये बुक कीपिंग ही इसका क्या है, आंसर है। हाँ
सर ये हाँ मेरे टेक्स्ट बुक में ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। हाँ, नया टेक्स्ट बुक होगा सर फिर आपका। क्वेश्चन क्या लिखा है बताओ? आर्ट्स एंड साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शंस। बरोबर, ठीक है। तो उसका आंसर क्या बन जाएगा? बुक कीपिंग। तो आपको शुरुआत में ही बताया मैंने, बुक कीपिंग इज एन आर्ट एंड साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शंस। तो कौन है वो आर्ट और साइंस जो बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता है? तो वो है बुक कीपिंग। ठीक है, बुक कीपिंग। तो यहाँ पर बुक कीपिंग ही आंसर है। चलिए उसको हटाइए, आप आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन ओन्ड बाय प्रोप्राइटर। प्रॉपर्टी असेट्स। ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन ओन्ड बाय प्रोप्राइटर। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो प्रोप्राइटर जिसका मालिक है, ऐसी प्रॉपर्टी जिसका प्रोप्राइटर मालिक है। एनी डिस्क्रिप्शन, किसी भी टाइप का। तो किसी भी टाइप का प्रॉपर्टी जिसका बिजनेसमैन मालिक है, तो वो क्या होगा? एसेट्स। तो बिजनेस में मान लीजिए कार है, एसी है, कंप्यूटर है, चेयर्स है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, लैंड है, प्रीमाइसेस है। तो कोई भी टाइप का अगर प्रॉपर्टी है जो जिसका मालिक कौन है? खुद प्रोप्राइटर, खुद बिजनेसमैन ही मालिक है, तो वो क्या कहलाएगा? उसके लिए एसेट्स। वो उसका क्या है? एसेट्स है। ठीक है। तो प्रॉपर्टी, ये सब याद रखिए बेटा, यही सब घुमा फिरा कर ऑब्जेक्टिव में आता है। इसी का ये लोग ट्रू फॉल्स भी बना देंगे, इसी का ये लोग फिल इन दी ब्लैंक्स भी बना देंगे, इसी का क्वेश्चन आंसर भी बना देंगे। तो एक बार याद कीजिए, लंबे समय तक काम आएगा। प्रॉपर्टी ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन ओन्ड बाय प्रोप्राइटर, वो क्या चीज है? एसेट्स है। एसेट्स विच रिमेन इन बिजनेस फॉर ओनली शॉर्ट टाइम। कोई ऐसा एसेट जो बहुत कम समय के लिए बिजनेस में रहेगी। एंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश वेरी इजीली, और उसे हम कैश में आराम से बदल सकते हैं। कोई ऐसा एसेट्स जो बिजनेस में बहुत कम समय के लिए रहेगा। बहुत कम समय मतलब बिजनेस के लिए 1 साल, 1 साल से कम ही चलेगा, और जब चाहे तब उसको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। आराम से वो कभी भी कैश में कन्वर्ट हो जाएगी। तो उसे हम क्या कहते हैं? ये लोग पूछ रहे हैं। तो बताइए, करंट ऐसे एसेट्स को हम। हाँ, करंट करंट असेट्स। असेट्स। तो आपने करंट एसेट्स बोल दिया। इसके अपोजिट में कौन सा एसेट्स होता है बताइए? करंट एसेट्स के अपोजिट में कौन सा एसेट्स होता है? नहीं पता ना? तो ये जितना आपको दिख रहा है आंसर में, उतना ही आप बोल पा रहे हो। चलिए मैं यहां पर दिखा रहा हूं आपको, देखिए। नया पेज ले लिया जाए। देखिए बेटा, हमारे पास एक होता है करंट एसेट्स, और इसके अपोजिट में होता है फिक्स्ड एसेट्स। एसेट्स में करंट एसेट्स और फिक्स एसेट्स। करंट एसेट्स हम किसको कहते हैं? कैश को, बैंक को, डेटर्स को। फिक्स एसेट्स कहते हैं हम लैंड को, बिल्डिंग को, फर्नीचर को। और भी एग्जांपल्स हैं, लेकिन हम इतने से ही समझ लेते हैं। तो बताइए बेटा, यहां पर आप बैंक में जो पैसा रखे हो, उसको बड़े ही आसानी से आप आज के आज जाकर बैंक से पैसे निकाल कर उसे कैश में कन्वर्ट कर सकते हो।
तो बैंक से पैसे निकाल लिए आपने अगर, तो बैंक क्या हो गया, कैश बन गया। डेटर्स जो है 3 महीने 4 महीने के बाद पैसा दूं देता हूं बोलते हैं, तो 3-4 महीने के बाद अगर पैसा दे दिए तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, कैश में। या कुछ डेटर को हम क्या बोलते हैं, पैसा जल्दी दे दीजिए, आपको कैश डिस्काउंट देते हैं, जल्दी आप पैसा दे दो तो कैश डिस्काउंट देते हैं। तो कैश डिस्काउंट के लालच में कुछ ग्राहक क्या है, पहले ही पैसा पे कर देते हैं, तो वो भी कैश में कन्वर्ट हो गया जल्दी से। तो ऐसे एसेट्स जिसको हम क्या कर सकते हैं, साल के भीतर ही जब चाहे तब कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसे हम करंट एसेट्स कहते हैं। और कुछ ऐसे एसेट्स होते हैं जो एक साल में खत्म नहीं होते, लंबे समय तक चलते जाते हैं, लंबे समय तक फिक्स रहते हैं और एक साल से ज्यादा चलते हैं। इनको हम कैश में तुरंत चेंज नहीं कर सकते, कैश में तुरंत चेंज नहीं किया जा सकता, तो उसको हम क्या कहते हैं, फिक्स्ड एसेट्स। जमीन बेचनी है, बिल्डिंग बेचना है, फर्नीचर बेचना है, तो बड़े लंबे समय तक ग्राहक को ढूंढना पड़ता है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, लैंड जो है, बिल्डिंग जो है, फर्नीचर जो है, बिजनेस में रोज रोज इनका अमाउंट नहीं बदलता है। ये लोग एक साल से ज्यादा उतने के ही पड़े रहते हैं। जैसे मान लीजिए क्लासेस में जमीन जो है 500 स्क्वायर फुट है, तो आप देखोगे कि पूरे साल 500 स्क्वायर फुट ही रह गई जमीन, वो कम ज्यादा नहीं हुई। बिल्डिंग मान लीजिए 2 बिल्डिंग, क्लासेस 2 बिल्डिंग में चल रहा है, तो आप देखोगे कि 3 साल 4 साल तक 2 बिल्डिंग में ही चलता रहा क्लासेस, न कम हुआ न ज्यादा हुआ। फर्नीचर मान लीजिए क्लास में मैंने 25 बेंच लगाए हैं, 25 बेंच लगाए हैं, तो बेंच साल भर 25 ही रह जाएगा, कई सालों तक 25 बेंच ही उस रूम में रहेगा। तो ये लोग जल्दी जल्दी कम ज्यादा नहीं होते हैं। लेकिन अदर साइड में देखिए, अदर साइड में अगर आप देखेंगे तो कैश, कैश आपके पॉकेट में रोज अप एंड डाउन होता है, रोज चेंज होता है। कभी 100 रुपया है, कभी 200 रुपया है, कभी 150 रुपए है, कभी खाली है, कभी माला माल है। बैंक में रोज चेक आते हैं जाते हैं, बैंक का पैसा रोज कम ज्यादा होते रहता है। कभी लाइट बिल भरो, कभी सैलरी आई, कभी पानी का बिल भरो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा खर्चे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा इनकम। तो डेली बैंक का पैसा अप एंड डाउन होता है। डेटर्स, रोज नए ग्राहक आएंगे, पुराने ग्राहक पेमेंट करेंगे, नए ग्राहक बनेंगे, पुराने ग्राहक खत्म होंगे, नए ग्राहक बनेंगे, पुराने ग्राहक पेमेंट करके खत्म होते जाएंगे। तो डेटर भी क्या होता है, रोज कम ज्यादा होते रहता है। तो जो रोज कम ज्यादा होता रहे उसे कहते हैं करंट, और जो साल भर फिक्स रहे, कम ज्यादा ना हो, उसे हम कहते हैं फिक्स्ड एसेट्स। तो बोलिए भाई, आपको करंट एसेट्स और फिक्स एसेट्स समझ में आया? यस यस सर। सर। Yes, sir. ठीक है, तो चलिए आप जानते हो नदी के लहर को, नदी के लहर को, जो नदी का बहाव है, जो लहर है, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? जो वेव्स। स्क्रीन दिख रहा है, जो स्क्रीन दिख रहा है उसी में एक शब्द है, बताइए वो कौन सा शब्द है? क्या बोल रहे हैं भाई, क्लियर बोलिए। लैंड। करंट। तो जो लोग पढ़े लिखे घरों से हैं वो जानते हैं, नदी का जो बहाव है, नदी की जो लहर है, उसे इंग्लिश में करंट कहते हैं, करंट। ठीक है। तो करंट ऑफ द रिवर, करंट ऑफ द रिवर, तो उसे करंट क्यों कहते हैं? क्योंकि नदी का पानी रोज आता जाता रहता है, रोज आता जाता रहता है। पुराना पानी आगे बढ़ेगा, नया पानी आएगा, पुराना पानी आगे बढ़ेगा, नया पानी आएगा। तो जो रोज रोज बदली होता रहे, रोज रोज चेंज होता रहे, उसे करंट ही कहते हैं। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, अलाउंस इज गिवन टू कैटलॉग प्राइस ऑफ गुड्स। अलाउंस जो आप देते हो, मतलब अलाउंस मतलब अनुमति दे देते हो,
अलाउ मतलब क्या? अनुमति देना। तो आपने अनुमति दे दिया किस चीज पर? कैटलॉग प्राइस मतलब सामान के पीछे जो प्रिंटेड प्राइस है उसे कैटलॉग प्राइस कहेंगे। प्रिंटेड प्राइस पर जो आपने अनुमति दे दी कि चल भाई इतना मत देना, प्रिंटेड प्राइस है 100 रुपए और आपने बोल दिया चल भाई 5 रुपए मत देना, 95 रुपीज दे दे, तो जो आपने अलाउंस कर दिया, जिसने अमाउंट की अनुमति दे दी, उस अमाउंट को क्या कहा जाता है? ट्रेड डिस्काउंट। उसको क्या कहेंगे? ट्रेड डिस्काउंट। डिस्काउंट में भी 2 डिस्काउंट है, तो हम लोग उसे क्या कहेंगे? ट्रेड डिस्काउंट। तो लिखे हुए भाव पर जो आप डिस्काउंट देते हो ट्रेड डिस्काउंट है, और बाद में तुरंत कैश प्राप्त करने के लिए जो आप डिस्काउंट देते हो वो कैश डिस्काउंट है। ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कभी भी पहले दिया जाता है और कैश डिस्काउंट उसके बाद में दिया जाता है। तो जो आप प्राइस लिखा हुआ है उस पर डिस्काउंट कर रहे हो तो ट्रेड डिस्काउंट है। फिर भी ग्राहक क्या बोल रहा है? 95 तो देना है लेकिन बाद में दूंगा, तो आप 2 रुपए और डिस्काउंट दे देते हो, बोलते 5 रुपया तो दिया डिस्काउंट, 2 रुपया और ले ले डिस्काउंट, लेकिन पेमेंट अभी कर। तो तुरंत पेमेंट पाने के लिए आप जो डिस्काउंट दे रहे हो उसे हम कहेंगे कैश डिस्काउंट। तो 5 रुपए जो है ट्रेड डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट, और 2 रुपए जो है वो कैश डिस्काउंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमने आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख लिए। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छा खासा मार्क्स देते हैं एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव ज्यादा ही आता है, तो इसे आप तैयार कीजिए। 5 मार्क के सब टाइप के आएंगे, 5 टाइप का 1 सेंटेंस, 5 टाइप का ट्रू फॉल्स, 5 टाइप का 1 वर्ड, 5 टाइप का मैच द कॉलम्स। तो इसी में आपको लगभग 20 मार्क्स तक मिल जाते हैं। ठीक है, तो आप अच्छे से इसे तैयार कीजिए और एक ही क्वेश्चन बार बार घूम फिर के सारे टाइप के ऑब्जेक्टिव्स में आता है। ठीक है।